हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं और ये सीरीज आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो कैसे रहने वाली है? क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से 90 to 95% क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, वो कैसे आएंगे? देखिए भाई, ये जो सीरीज़ है ना, इसमें ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठाए और आपको बोल दिया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, हो जाएगा, बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो सीरीज़ आपके साथ शेयर की जाती है तो इससे पहले काफ़ी सारा वर्क किया जाता है, वर्कआउट किया जाता है। इसमें जैसे लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो देखे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, बोर्ड का पैटर्न क्या कहता है, कौन से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस लिए गए हैं और जो चैप्टर है चैप्टर वाइज उसका थीम क्या कहता है। ओके, उन सब को लेकर के एक रिसर्च होता है और उस रिसर्च के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अब तक आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि बंदा काफ़ी सीरियस है और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि आपने जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स में भी गए होंगे और कमेंट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के बाद के रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस सीरीज़ में मैं सिर्फ ये नहीं कि आपके साथ क्वेश्चंस ही शेयर करता हूँ, उनके आंसर भी आपको देता हूँ और आंसर में भी कोशिश की जाती है कि वो आपके आसपास के उसमें एग्जांपल्स ले जाएं, उसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी रहे ताकि आपको सुनने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स आए कि हाँ भाई, हो जाएगा, हम भी कर देंगे, इस बार कुछ फोड़ डालेंगे। ओके, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो रहेगा हमारा क्लास 10th ज्योग्राफी भूगोल का 5th चैप्टर है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात है तो हम क्लास 10th के लिए ऑल चैप्टर्स पब्लिश कर चुके हैं। हिंदी मीडियम का केवल यही चैप्टर पेंडिंग था जो आज मैं लेकर के आया हूँ। इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 मार्कर एंड एंड में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्कर यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1 मार्कर में सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 टाइम ये रिपीट हो चुका है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो अवसादी जो चट्टानें होती है उसमें खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में खनिज हमेशा परतों में पाए जाते हैं। ओके, लेयर में होते हैं, परतों में होते हैं। जैसे कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गई, ये जीवाश्म ईंधन है। ओके, तो ये जो जीवाश्म ईंधन है वो हमेशा इसी प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें पाए जाते हैं और ये हमेशा परतों में पाए जाते हैं। यानी कि एक लेयर मिलेगी तो वहाँ पे कंप्लीट कोयला ही मिलेगा या फिर वहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा या फिर वहाँ पे नेचुरल गैस मिलेगी। ओके, तो अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ये हमेशा परतों में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सर्वोत्तम प्रकार का लो एस कौन सा होता है? भाई, ये एस क्या चीज़ होती है? देखिए, जब भी कोई खनिज हमें मिलता है ना, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, शुद्ध रूप में नहीं मिलता, उसके साथ मिट्टी वगैरह काफ़ी कुछ मिला होता है, अशुद्ध रूप होता है उसका, तो उसको हम एस्क बोलते हैं। आयरन और बोला जाता है ना इंग्लिश में, तो हिंदी में हम इसको एस्क बोल देते हैं। तो जो लोहा है, लोएस की बात करें तो ये 4 टाइप का होता है। उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है? वो मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट दूसरी टाइप का होता है, यानी कि दूसरी बेस्ट क्वालिटी का हेमेटाइट होता है। सर्वोत्तम क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है। जब इसको निकाला जाता है तो इसमें 70 to 80% है वो आयरन की मात्रा होती है। यानी कि अगर हम 100 किलो आयरन ओर निकालें, लोएस को निकालें, तो उसमें 70 से 80 किलो लोहा निकल जाएगा। तो इस टाइप का ये एस्क होता है। तो सर्वोत्तम क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो है मैग्नेटाइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक को बनाने में, स्टील को बनाने में और पेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो स्टील है ना, स्टील जो बनता है, स्टील देखा होगा आपके घर में, आपके किचन में काफ़ी सारे बर्तन है वो स्टील के बने होते हैं। स्टील में जंग नहीं लगता। जो जब स्टील बनाया जाता है तो अगर 1 टन स्टील बनाया जाएगा तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज मिक्स किया जाता है। ओके, 1 टन में, यानी कि 1000 किलोग्राम अगर हमें स्टील बनाना है तो उसमें 10 किलोग्राम है वो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ओके, तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? स्टील वाला तो भूलोगे नहीं आप,
स्टील बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक बनाने में, पेंट बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री उसमें भी अच्छा खासा इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में बुनियादी कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चूना पत्थर है, लाइमस्टोन जिसको इंग्लिश में कहेंगे, उसका उपयोग किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? ओके, तो ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। जो सीमेंट तैयार होती है ना, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1 मार्कर में, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ओके, तो मोनाजाइट जो रेत होती है उसमें थोरियम खनिज मिलता है। थोरियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम और थोरियम दोनों है, इनसे अणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी वो प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। ओके, तो मोनाजाइट रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत है वो मेनली कहाँ मिलती है? केरला में मिलती है, और वहाँ की मोनाजाइट रेत में थोरियम हम निकालते हैं अपने देश की अगर हम बात करें। उसके बाद 6th क्वेश्चन को देखिए। 6th क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं? गैर पारंपरिक बोल सकते हैं इसको, गैर परंपरागत भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो गैर पारंपरिक या गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन से होते हैं? देखिए, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत वो होते हैं वो ऊर्जा के संसाधन जो हम लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, हमारे दादे परदादे उनको यूज करते आ रहे हैं, वो परंपरागत है। ओके, जैसे जल विद्युत हो गया, जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे उपले हो गए, पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं ना, तो वो परंपरागत है। गैर परंपरागत कौन से? जो हमने 30-40 साल पहले हाल ही के समय में जिनको प्रयोग करना शुरू किया है, तो होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। गैर परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है ना, उसमें से मोस्टली जो है वो नवीकरणीय, यानी कि वी कैन यूज दम अगेन एंड अगेन, उनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, जो बायोगैस है जिसको आप गोबर गैस भी बोलते हो, तो ये सारे के सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय है। फ्यूचर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न रहेगा 7th है 1 मार्कर में, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो भुज गुजरात के पास माधोपुर में है। ओके, 8th हमारा क्वेश्चन है, भारत में 2 प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं कहाँ स्थापित की गई? एक्सपेरिमेंटल 2 प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा के 2 एक्सपेरिमेंटल जो प्रोजेक्ट सेटअप किए गए इंडिया में, वो कहाँ कहाँ सेटअप किए गए? तो 2 हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास है, पार्वती वैली, पार्वती घाटी है, वहाँ पे सेटअप किया गया। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण बहुत फेमस स्थान है ये, तो वहाँ पर पार्वती वैली है, पार्वती घाटी है, वहाँ पे सेटअप किया गया। और दूसरा पुग्गा वैली है, पुग्गा घाटी लद्दाख में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 9th क्वेश्चन, रेट होल खनन क्या होता है? ये हमसे पूछा गया, रेट होल खनन क्या है? तो रेट होल खनन की अगर बात करें तो देखिए, जोवाई और चेरापूंजी इलाके हैं मेघालय के, वहाँ पर जो कोयले का खनन किया जाता है वो परिवार के सदस्य करते हैं। और वो कैसे करते हैं? यानी कि वहाँ पर जो खनिज है कोयले की अगर बात करें तो वो एक तरीके से व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक। बाकी देश में ऐसा नहीं है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे जो परिवार के लोग होते हैं ना, वही कोयले का खनन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लंबी पतली सुरंग खोज लेते हैं, लंबी होती है, बहुत पतली होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति जा पाए, इस टाइप से। तो ऐसी जो सुरंग खोद करके जब कोयले को निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं रेट होल माइनिंग, यानी कि चूहे के बिल की तरह खुदाई होती है। ओके, उसी टाइप की होगी ना, इसलिए इसको रेट होल माइनिंग बोलते हैं। तो आप अगर जोवाई चेरापूंजी याद ना रहे तो आप सीधा लिख सकते हो कि मेघालय में कोयले का खनन है, वो परिवार के सदस्य करते हैं और इसके लिए वो एक लंबी पतली सुरंग का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार के खनन को रेट होल माइनिंग कहा जाता है, रेट होल खनन कहा जाता है। क्लियर, गुड। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ये मुंबई हाई। मुंबई हाई कहाँ है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए कि ये हमारा हो गया मुंबई, और यहाँ पर लगभग अरेबियन सी में मुंबई हाई है। तो हमारा जो आधे से ज़्यादा 63%, 63% जो हमारा पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई से ही निकाला जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबसे कठोर खनिज का नाम बताएं। तो सबसे कठोर खनिज हमारा है डायमंड, यानी कि हीरा। 12th हमारा क्वेश्चन रहेगा,
कौन से खनिज बड़े पैमाने पर समुद्री जल से प्राप्त होते हैं? तो समुद्र से भी हम कुछ खनिजों को प्राप्त करते हैं। तो समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में मैग्नीशियम और साधारण नमक, सामान्य नमक और ब्रोमीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 13th, उस खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। देखिए अभ्रक है, वो माइका जिसको बोलते हैं अभ्रक है। अभ्रक लगभग 90% जो वर्ल्ड का अभ्रक है वो अकेला भारत प्रोड्यूस करता है। भाई कोई भी टक्कर में नहीं, आस पास भी नहीं है। ओके, तो 90% जो अभ्रक है, माइका है, वो अकेला भारत प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 14th क्वेश्चन रहेगा, ये 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। क्या बताना है हमें? तांबे का महत्व और उसका उपयोग बताना है कि तांबा महत्व कह लीजिए या इसका गुण कह लीजिए कि एक लचीला होता है, अच्छा चालक होता है बिजली का। ओके, और इससे तारे खींची जा सकती है, तो ये सब कुछ इसमें लिख सकते हो। और तांबे का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक केबल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, सजावटी सामान बनाने में, बर्तन बनाने में और केमिकल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 15th क्वेश्चन है, उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयले का नाम बताइए। उच्चतम मतलब सबसे अच्छे प्रकार के कोयले का नाम बताना है, तो वो है एंथ्रासाइट। अब देखिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छे प्रकार का कोयला है। दूसरा सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है बिटुमिनस। इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिटुमिनस ही होता है क्योंकि एंथ्रासाइट कम मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट की होती है क्योंकि ये जब जलता है तो धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ता, राख बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, हालांकि जलता मुश्किल से है। वो वर्ल्ड की अगर बात करें तो 7% के आसपास एंथ्रासाइट मिलता है और इसमें 70 to 80% के आसपास है वो कार्बन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन। और कोयले की क्वालिटी है वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही अच्छी क्वालिटी का कोयला रहेगा। तो इसमें 70 to 80% कार्बन मिलता है। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा 1 मार्कर में, भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर कहाँ पाया जाता है? ओके, विंड फार्म क्लस्टर कह सकते हैं, पवन ऊर्जा जहाँ प्रोड्यूस की जाती है। तो ये 2 हैं, नागरकोइल तमिलनाडु में और जैसलमेर राजस्थान में। यहाँ पे सबसे बड़े पवन फार्म क्लस्टर है, यानी कि ये लगभग एक दूसरे के बराबर है, कभी थोड़ा कोई आगे निकल गया ऐसा कुछ है, तो इसलिए दोनों के नाम लिखने। नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में भारत के सबसे बड़े पवन फार्म क्लस्टर है, पवन ऊर्जा के क्लस्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 17th, किस चट्टान में केवल एक ही खनिज होता है? तो है चूना पत्थर। चूना पत्थर एकल खनिज से ही बना होता है। 18th क्वेश्चन देखिए, प्लेसर निक्षेप क्या है? प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं? इसको जलोढ़ निक्षेप भी बोल देते हैं कि कुछ खनिज भंडार जो होते हैं वो नदी घाटी की तली में, नदियों का नीचे का फर्श है ना, उस तरीके से कह लीजिए, तो नदी घाटी की तली में या पहाड़ियों के आधार की जो रेत होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। यानी कुछ खनिज कहाँ पाए जाते हैं? नदी की तली में या फिर पहाड़ियों के आधार में जलोढ़ के रूप में जमा होते हैं। तो इनको हम प्लेसर डिपॉजिट या प्लेसर निक्षेप या फिर एल्यूवियल डिपॉजिट या एल्यूवियल या जलोढ़ निक्षेप भी कहते हैं। ओके, तो ये जलोढ़ निक्षेप होते हैं कि कुछ खनिज हैं वो नदियों की तली में या फिर पहाड़ियों के आधार में जलोढ़ के रूप में जमा होते हैं। तो ऐसे निक्षेपों को जलोढ़ निक्षेप या फिर प्लेसर निक्षेप बोलते हैं। इस प्रकार के निक्षेप में सोना, चांदी, टिटेनियम, इस प्रकार के खनिज मिलते हैं, यानी कि महंगे वाले, कीमती वाले। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखिए 19th क्वेश्चन है 1 मार्कर में, 25 टोटल क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्कर में। तो इसमें देखिए 19th हमारा क्वेश्चन जो दिया गया कि भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है ओडिशा। ओके, 20th क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराने खनिज तेल उत्पादक राज्य का नाम बताइए? तो वो है असम। सबसे पुराना, सबसे पहले खनिज तेल है वो यहीं निकला था। और सबसे पुराने अगर राज्य का नाम पूछा जाए तो असम रहेगा, और अगर सबसे पुराने स्थान का नाम पूछा जाए, तेल उत्पादक कुएं का नाम पूछा जाए, तो वो डिगबोई हो जाएगा। असम में डिगबोई है जहाँ सबसे पहले हमने खनिज तेल निकाला था। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, विद्युत के 2 प्रकार बताइए। ओके, विद्युत 2 प्रकार की होती है, 2 तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, जल विद्युत और ताप विद्युत। मुख्य तौर पे जल विद्युत होती है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जल से पैदा की जाती है। ओके,
जैसे जहाँ डैम बनाए जाते हैं तो वहाँ पे बिजली भी पैदा की जाती है। और दूसरी होती है ताप विद्युत। ताप विद्युत मतलब थर्मल पावर स्टेशन आपके आसपास होंगे। अब थर्मल पावर है वो जब जनरेट की जाती है तो उसके लिए कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि हमारे देश में ज़्यादातर कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, तो जल विद्युत और ताप विद्युत ये दो प्रमुख प्रकार है विद्युत के। उसके बाद 22nd जो क्वेश्चन है वो है एस्क क्या होता है। एस्क की बात हम ऊपर कर चुके हैं लौह एस्क के साथ। तो एस्क शब्द का प्रयोग अन्य तत्वों के साथ मिश्रित किसी भी सामग्री के संचय या भंडार के लिए हम करते हैं। यानी कि जब भी कोई खनिज पाया जाता है तो उसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती है, तो इन्हीं अशुद्धियों के लिए एस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23rd हमारा क्वेश्चन दिया गया, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। देखिए हमारे देश में 6 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। सातों ही इंपॉर्टेंट है, मैफा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया ताकि आपको याद रहे कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कर्नाटका में। इसी टाइप से नरोरा है वो यूपी में, नोएडा के पास आ जाता है। रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटका में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कुडईकुलम तमिलनाडु में है। ओके, तो आपको सभी को याद रखना है। 24th जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना और पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, परमाणु ऊर्जा का संयंत्र। तो वो तारापुर है महाराष्ट्र में, मुंबई के बिल्कुल ऊपर की तरफ है ये। 25th क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों का सेवन हमारे पोषक तत्वों के कुल सेवन का कितना प्रतिशत होता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया। देखिए हम जो भी भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं ना, तो उसमें से कितने प्रतिशत खनिज हमें लेने होते हैं या हमारे भोजन में शामिल होते हैं। तो देखिए 0.3% है वो मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, और ये 99.7% है वो बाकी भाग हो गया। लेकिन ये 0.3%, 0.3% होने के बावजूद भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये खनिज ना लें तो 99.7% जो बाकी का भोजन है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा। क्लियर। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन को। इसमें देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, गोबर गैस संयंत्रों से किसानों को दोहरे लाभ क्या है। दोहरे लाभ यानी कि 2 लाभ हो रहे हैं, कोई 2 लाभ बताने में। तो देखिए एक तो ये ऊर्जा का सस्ता स्रोत होता है। गोबर गैस संयंत्र खेतों में, घरों में, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। ओके, इसमें पशुओं का या मानव अपशिष्ट पदार्थ, पत्ते वगैरह है, उनका प्रयोग करके गोबर गैस को जनरेट किया जा सकता है। तो एक सस्ता ऊर्जा का सस्ता स्रोत है। ठीक। दूसरा है कि इनसे बेहतर गुणवत्ता युक्त खाद भी प्राप्त होती है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में बढ़ोतरी होती है तो इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि गोबर गैस है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है, इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली ऊर्जा का स्रोत है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ऊर्जा का सस्ता स्रोत है और इससे हमें बेहतर गुणवत्ता युक्त खाद प्राप्त होती है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये 2 लाभ हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न रहेगा 2 और 3 मार्कर में, ऊर्जा संसाधनों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए और प्रत्येक श्रेणी के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए ऊर्जा के जो संसाधन है उसको हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो परंपरागत हो गए, दूसरे गैर परंपरागत हो गए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे हमने पहले बात की थी कि वो स्रोत जो हम बहुत लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन की लकड़ी हो गई। ओके, लकड़ी जो ईंधन के लिए प्रयोग करते हैं, फ्यूल वुड। ऐसे ही कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उपले हो गए, ये कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। और गैर परंपरागत कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ओके, ऐसे ही गोबर गैस जिसको बायोगैस कह सकते हो, ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। क्लियर। इनके बारे में हम डिटेल में लास्ट जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें बात करने वाले हैं कि दोनों में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा कैसे लोकप्रिय हो रही है। व्याख्या करना, यानी कि हमें बताना है कि चाहे वो ग्रामीण इलाके हैं या दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो सौर ऊर्जा है वो आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। उसके कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इसका पहला जो कारण है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण परिवारों की जो ईंधन की लकड़ी थी या गोबर के जो उपले हैं उन पे निर्भरता कम हो गई है। पहले 2 ही स्रोत होते थे, ज़्यादातर इनका उपयोग किया जाता है। एक तो फ़ायदा ये कारण ये है कि लोगों की
जो लकड़ी है और उपले हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी, निर्भरता है, वो कम हो गई इसके प्रयोग से। दूसरा, यह पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करने में सक्षम है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण तो करता ही नहीं है सौर ऊर्जा। ओके। तीसरा, कि पहले जो गोबर के उपले उपयोग में किए जाते थे, अब उनका उपयोग मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाने लगा है। तो ट्विन बेनिफिट हो गए फार्मर्स को, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। ओके। चौथा, कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह पूरे वर्ष उपलब्ध भी रहता है। सौर ऊर्जा भाई छत पे जाइए, ठीक है, प्रयोग कीजिए, यानी कि इसका प्रयोग करना आसान है और ये आसानी से उपलब्ध भी है। ये अलग अलग लिख सकते हो कि प्रयोग करना आसान है, आसानी से उपलब्ध भी है, यानी कि हर घर की छत के ऊपर उपलब्ध है ये। इसके अलावा सौर ऊर्जा का दोहन महंगा भी नहीं है, ये ऊर्जा का एक सस्ता संसाधन भी है, सस्ता संसाधन है, यानी शुरुआती लागत थोड़ी बहुत होती है, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसके अलावा ये ऊर्जा का सस्ता संसाधन है। इसके अलावा इसका उपयोग है वो ट्यूबवेल के लिए भी किया जाता है, यानी कि ट्यूबवेलों को चलाने के लिए, सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी एक कारण है कि गांव में ये पॉपुलर होता जा रहा है। इसके साथ साथ इसे स्टोर किया जा सकता है, यानी कि इससे जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको स्टोर किया जा सकता है और बाद में उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे आप घर में देखते होंगे इन्वर्टर बैटरी होते हैं ना, तो ये सोलर इन्वर्टर बैटरी भी सेटअप हो जाते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण कि गाँव में सौर ऊर्जा का उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन दिया गया, ऊर्जा हमारे आधुनिक जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यकता कैसे है? 3 उदाहरण देख करके बताइए। देखिए, ऊर्जा हमारे आधुनिक जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यकता कैसे, 3 उदाहरण दे करके हमें समझाइए। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई ये जो ऊर्जा है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिए, ऊर्जा हमारे आधुनिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। कैसे? पहला ये कि ऊर्जा रोशनी और मशीनरी चलाने तथा खाने पकाने जैसी सभी गतिविधियों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, यानी कि हमें चाहे रोशनी हो, चाहे हमें टीवी चलाना हो, चाहे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर के लिए हो, चाहे वो किचन के लिए हो, तो हमें ऊर्जा चाहिए। रोशनी भी चाहिए, मशीनरी चलानी उसके लिए भी चाहिए, खाना पकाना उसके लिए भी चाहिए। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला तो ये कि काम ही नहीं चलेगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो संचार हो, उनको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। और तीसरा ये कि सभी विकासात्मक जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको अगर हमें कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन को। देखिए, 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जहाँ पे आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ सीखना है, ओके, जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे बनने वाले हैं। तो इसमें देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पूरे देश में सभी रूपों में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। ऊर्जा विकास तथा ऊर्जा का एक स्थायी मार्ग विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। ओके, यानी कि ऊर्जा के विकास और ऊर्जा की बचत का एक स्थायी मार्ग है, वो विकसित करने की जरूरत है। इस ज्वलंत समस्या के हल के लिए कोई 3 उपाय सुझाएं या समझाएं। यानी हमें बताना है कि भाई ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। क्लियर। यानी कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन कीजिए कि ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन कंजर्व द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें कुछ आसान से उपाय बताने। हाँ, आपको हेडिंग जरूर यूज करनी है 5 मार्कर क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अधिक से अधिक प्रयोग करें और व्यक्तिगत वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। एक तरीका तो ये है कि जो वाहन चलाते हैं तो उसमें ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो हम पर्सनल व्हीकल की जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो ऊर्जा की बचत होगी। आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, अपनी गाड़ी लेके गया, एक को आधे घंटे के बाद जाना कि मैं आधे घंटे बाद जाऊँगा, गाड़ी खड़ी है ना, ठीक है, स्कूटी खड़ी है, ठीक है, लेके जाएंगे, तो ऐसे तो ऊर्जा की बचत नहीं होगी। इसके लिए क्या करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितना प्रयोग करेगा उतनी बेटर होगी।
जैसे दिल्ली की बात करें तो ओला उबेर है, दैट इज़ लाइक दैट ऑफ ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बेटर है ये हम 4 जा रहे हैं तो अपने व्हीकल की बजाय उसको लेकर के जाएं, वो कहीं और वो भी है। इसके अलावा आप डीटीसी की बसेस का प्रयोग कर सकते हो, मेट्रो का, ट्रेन का। क्लियर। तो एक तो ये कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अधिक से अधिक प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। दूसरा, जब भी आवश्यकता न हो बिजली बंद कर दें, कोशिश करें स्विच ही निकाल दें। ओके, ये किया जा सकता है। बिजली बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, यानी बिजली का कम से कम हम उसका प्रयोग करें कि उसको अगर बर्बादी ना होने दें। जैसे आप अगर स्कूल में हो तो स्कूल में अगर कहीं पे फैन स्विच ऑन रह गए हैं तो इंश्योर कीजिए कि लास्ट बच्चा जो क्लास से निकल रहा है वो उसको स्विच ऑफ कर दे। ऐसे ही आप घर में ज़रूर कीजिएगा। जब आपको लाइट की ज़रूरत है तो ठीक है लाइट ऑन है, अदरवाइज़ लाइट ऑफ होनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा हम ऐसे जो भी हम यूज़ करें बिजली बचाने वाले जो उपकरण हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि उनके ऊपर 3 स्टार 5 स्टार ऐसे कुछ दिया होता है, 2 स्टार दिया होता है, 1 स्टार। जितने ज़्यादा स्टार होंगे ना भाई उतनी आपके पैसे बचेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा बचेगी। तो ये किया जा सकता है। ऊर्जा उपकरणों की नियमित जांच करें। कई बार ये होता है पंखे में खर खर की आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है भाई? वो ख़राब हो गया, उसमें कुछ अपडेट करवाना है, उसको ठीक करवाना है, तो वो ज़रूरी है। सर्विस बोलते हैं ना, सर्विस चाहे व्हीकल की हो और चाहे आपके किसी भी जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, तो उस जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, तो उसको अपडेट करवाएं, उसकी सर्विस ज़रूर करवाएं। ओके, इससे बिजली की बचत होगी। ऐसी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का अधिक उपयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो नवीकरणीय है। क्लियर। तो जो परंपरागत संसाधन है उसका संरक्षण कर पाएंगे हम। ऐसे ई व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं। ई स्कूटी आ गई है, ई व्हीकल गाड़ियाँ भी आ गई है। ओके, तो उनका आप उपयोग कीजिए। कार पूलिंग के द्वारा ऑफिस में जाना है, चारों अपनी अलग अलग गाड़ी लेके जाए तो ठीक नहीं है कि एक दिन एक के साथ, दूसरे दिन दूसरे के साथ, तीसरे दिन तीसरे के साथ जाइए। आपके टीचर्स करते होंगे ऐसा। ओके, कार पूलिंग की जा सकती है। एक दिल्ली में अभियान छेड़ा गया था, लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हम बहुत सारी ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 5 मार्कर में, खनिजों का जो संरक्षण है वो क्यों महत्वपूर्ण है? खनिजों के संरक्षण के किन्हीं 3 उपाय पर प्रकाश डालिए। तो पहले तो हमें बताना है कि भाई क्यों ज़रूरी है, खनिजों को जो मिनरल्स हैं उनको कंजर्व क्यों करें, और फिर हमें बताना है कि कंजर्व कैसे करें। ओके, क्यों और कैसे दोनों बताना है। तो खनिजों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। जो ज़्यादातर मिनरल्स हैं वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अब चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो लोहेस को, अनवीकरणीय ना। तो इनको अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जिनको रिप्रोड्यूस ईजिली नहीं किया जा सकता, लंबा समय लगता है, लाखों साल लग जाते हैं। तो एक तो इसलिए ज़रूरी है इनका बचत करना। दूसरी ये कि खनिजों के निर्माण की जो दर होती है वो उपभोग की दर की तुलना में बहुत धीमी होती है, यानी कि हम खपत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं जबकि बनने में तो लाखों साल लगने हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनका हम संरक्षण करें। ये किसी भी देश की मूल्यवान और एक अल्पकालिक संपत्ति होती है, इसलिए भी इनका संरक्षण जरूरी करना। जो भी कीमती चीज़ें होती है तो उनकी बचत करनी चाहिए। ये सीमित मात्रा में है, अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए भी इनका संरक्षण जरूरी है। सतत पोषणीय विकास के लिए भी ज़रूरी है। सतत पोषणीय विकास मतलब अगर हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है तो भाई इसके लिए भी ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है, उधार में मिले हमें ये, ठीक है। ये थोड़ी है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसके लिए भी ज़रूरी है खनिजों का संरक्षण किया जाए। देश के एक समान विकास के लिए भी ज़रूरी है खनिजों का संरक्षण किया जाए, बचत की जाए। ओके, तो ये तो हो गए कारण कि क्यों करना चाहिए। अब ये कि कैसे करना चाहिए, तो इसमें हमें 3-4 कुछ तरीके बताने हैं। एक तो ये खनिजों का उपयोग हम करें तो इसके लिए योजना बनाई जाए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पहले चैप्टर में हमने किया प्लानिंग। ओके, नियोजन, प्रॉपर नियोजन किया जाए। दूसरा ये कि कम लागत पर निम्न श्रेणी के जो एस्क है ना उनके लिए हम बेहतर तकनीक विकसित किए जाएँ ताकि जो लो क्वालिटी के जो मिनरल्स हैं उनको भी हम उपयोग करना शुरू कर दें, तो कुछ हद तक उनका उपयोग होगा, तो मतलब संरक्षण की तरफ हम जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेटल्स हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, रीयूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी संरक्षण होगा, रिसाइकलिंग से, रीयूजिंग से। क्लियर। ऐसे ही जो खनन की विधियाँ, मेथड है जो माइनिंग के, वो बेटर किए जाएँ, इससे बर्बादी कम होगी मिनरल्स की। तो ऐसे कुछ तरीके हम लिख सकते हैं जिससे कि खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा
थर्ड क्वेश्चन है कि जो खनन गतिविधि है वो खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कैसे, हमें बताना है। यह खनन उद्योग है, जो माइनिंग इंडस्ट्री, उसको किलर इंडस्ट्री कहा जाता है, घातक उद्योग कहा जाता है। घातक उद्योग क्यों कहा जाता है ये हमें बताना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है। तो देखिए, खनन गतिविधि निम्नलिखित कारणों से खनिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहला, जहरीली गैसों और धूल के कणों में सांस लेने से श्वसन रोगों की चपेट में आ जाते हैं। यानी कि पहला तो ये कि आमतौर पे जो खनिक है वो जहरीली गैस या धूल के कण उसमें उड़ते रहते हैं, तो उसके चपेट में आने से आमतौर पे वो जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, फेफड़ों से संबंधित है, उन बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। एक तो ये खतरा होता है। दूसरा है कि कई बार खान की छतें गिरने का भी खतरा होता है। जो खदानें होती हैं उसकी छतें गिर जाती है, छतें गिरती है तो उससे भी रिस्क होता है। हर साल कुछ श्रमिक है वो मारे जाते हैं, फंस जाते हैं। ओके, जैसे कि न्यूज़ में आपने सुना होगा पिछले दिनों में जो उत्तराखंड की न्यूज़ थी। ओके, ऐसे कोयला खदानों में आग लगने से भी खनिकों को लगातार खतरा बना रहता है। कोयला जो खाने होते हैं उनमें आग लगने की भी लगभग सी घटनाएं होती रहती हैं। एक बार आग लग गई तो बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार खानों में पानी भर जाता है, यानी कि बाढ़ का भी खतरा होता है। तो इस टाइप के कुछ खतरे होते हैं जो खनिकों के स्वास्थ्य के लिए। उसी प्रकार से पर्यावरण के लिए भी जो खनन इंडस्ट्री है उसके अपने खतरे हैं। यानी कि पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, इसके कारण जल प्रदूषण होता है। ओके, यानी कि जो बारीक कण होते हैं वो रिस करके पानी के साथ है, वो चाहे वो किसी तालाब में, तलैया में, झील में जाए या अंडरग्राउंड जाए, पानी को पॉल्यूट करेंगे वो। दूसरा, कचरे या वेस्टेज को डंप करने से भूमि और मिट्टी का भी अवनयन होता है। जहाँ जहाँ पे खनन किया जाता है ना, वो धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह जहाँ जहाँ उड़ करके जाती है वहाँ पर फसलें नहीं हो पाती, प्लांट भी डेवलप नहीं हो पाते, तो भूमि प्रदूषण भी होता है उस वेस्टेज वगैरह से। इससे वायु प्रदूषण भी होता है। ओके, तो ये आप बता सकते हो कि पर्यावरण को भी ये प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो ये रहेगा कि कैसे श्रमिकों और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, दोनों आप एक साथ भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? वेयर डू मिनरल्स अकर? खनिज कहाँ मिलते हैं? तो देखिए 5 स्रोत होते हैं, 5 संरचनाओं में ये पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये दिया गया। पहला है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो इग्नियस और जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है वहाँ पे पाए जाते हैं कुछ खनिज। तो इन चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो इनकी दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में, शिराओं में, या जो लोड्स हैं वहाँ पे ये खनिज पाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि सीसा हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, जस्ता हो गया। ये इस प्रकार के खनिज है जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा स्रोत है अवसादी चट्टानों में। कुछ खनिज है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टानों में ये हमेशा तल में या फिर परतों में, लेयर में मिलेंगे हमेशा। तो कोयला हो गया, कुछ प्रकार के लोएस्क हो गए, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम नमक, ओके, पेट्रोलियम, ये हमेशा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टानों में ये हमेशा परतों में मिलेंगे। अपक्षय के कारण तीसरा स्रोत है कि कुछ खनिजों का निर्माण है वो स्थायी चट्टानों के अपघटन, टूट फूट या अपक्षय से होता है। अपक्षय क्या होता है कि चट्टानों का पड़े पड़े एक ही जगह पर टूट फूट जाना, वो अपक्षय होता है। इससे भी कुछ खनिज हमें प्राप्त होते हैं, जैसे बॉक्साइट है वो इसी टाइप से बनता है। ओके, अपक्षय क्या होता है कि आप अगर अपने घर के बैक साइड में जाओगे ना, तो वहाँ पे अगर पानी की थोड़ी सी भी सिलहन रहती है, नमी रहती है, तो ईंटों की आंतड़ियाँ निकली होती है, वो क्या, वो अपक्षय। ऐसे ही चट्टानों में भी होता है, तो उससे भी कुछ खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। ऐसे ही प्लेसर निक्षेप ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जो चाहे वो नदी घाटी है उसकी तली होगी या पहाड़ियों के आधार में जो जलोढ़ जमा हो जाती है, निक्षेप जमा हो जाते हैं, उसमें भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम एटसेट्रा। तो इन्हें प्लेसर डिपॉजिट या फिर इसे हम एल्यूवल डिपॉजिट बोलते हैं। प्लेसर निक्षेप या फिर एल्यूवल, जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। तो ये भी एक स्रोत है। और 5वां स्रोत है महासागरीय जल। कुछ खनिज है वो महासागरीय जल से भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे साधारण नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये समुद्र से मिलते हैं। क्लियर? तो ये 5 स्रोत हैं जहाँ से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। उसके बाद 5th जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यानी कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के बीच में हमें अंतर बताना है। तो देखिए, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत जो संसाधन है उसमें अंतर हमें बताना, बिल्कुल सिंपल सी तरीके से हम बताएंगे। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं,
यानी कि ऊर्जा के पहले तो आप यही बता सकते हो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसको हम लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वो स्रोत है जो हमने हाल के समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि इनको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, इनका आसानी से निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो अधिकांश नवीकरणीय है, यानी कि जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज है ये। क्लियर। ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है वो पुरातन स्रोत है, पुराने स्रोत हैं, लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। जबकि गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं वो हाल की समय में हमने विकसित किए, यानी कि पिछले 30-40 सालों से हमने प्रयोग करना शुरू किया। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो महंगे होते हैं, जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो सस्ते होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा सस्ती है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वो महंगे, जबकि गैर परंपरागत जो स्रोत है वो सस्ते होते हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो प्रदूषण करते हैं, यानी कि ये नॉन इको फ्रेंडली है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते, जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत है आसानी से उपलब्ध है। पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा, छत पे जाइए मिल जाएगी आपको, ओके, मिल जाएगी ना, तो वो आसानी से उपलब्ध है। इसी तरीके से इसे एक और जोड़ सकते हो कि जो परंपरागत स्रोत हैं उनका प्रयोग करना उतना आसान नहीं, जबकि गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग करना आसान है, ईजी टू यूज है वो, ओके। परंपरागत स्रोत है वो अतीत और वर्तमान के ऊर्जा स्रोत है, पहले भी प्रयोग करते रहे हैं, आज भी करें। जबकि गैर परंपरागत स्रोत हैं वो भविष्य के संसाधन हैं, फ्यूचर में यही रहेंगे, ओके। एग्जाम्पल दे दोगे, परंपरागत में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। गैर परंपरागत में आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि, ओके। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके साथ ही हमारी कंप्लीट हो गई है सोशल साइंस क्लास 10th की MCQs वगैरह, मैप वर्क, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग सब कुछ पब्लिश कर दिया। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 सोशल साइंस जीनियस बैच में देखिए, या फिर क्लास 10 सोशल साइंस का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देख सकते हो। मैप वर्क अलग से डाले गए हैं एक अलग से प्लेलिस्ट में, वहाँ देख सकते हो। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी पब्लिश कर दिया है, सब कुछ मिलेगा। फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ सब कुछ अच्छी लगी, कहीं पे भी लगता है कि भाई आटे में नमक के बराबर भी लगता है कि कुछ रोल प्ले किया मैंने, कुछ हेल्प किया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हो ना भाई, दिल बाग हो जाता है, ओके। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आप मुझसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल है, आ जाइए, चिट चैट करेंगे। टेलीग्राम पर ज्योग्राफी गुरु चैनल है, वहाँ पे आ सकते हो। सेम आप ज्योग्राफी गुरु चैनल है व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।